सलमान अकरम राजा साहब का पीटीआई से अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना और साथ में ये बयान करना कि एक वाक़या ऐसा हुआ है जिसने उनको मजबूर कर दिया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कानूनी तौर पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए यानी बतौर वकील उन्हें जो भी कहा जाएगा पार्टी की तरफ से वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, लेकिन उसकी फीस कोई नहीं लेंगे। तो ये वाक़या बुनियादी तौर पर रीअश्योरेंस है। ये एक तरह से मोहर साबित करता है इस हकीकत पर कि पीटीआई कोई जमात बतौर सियासी जमात वो आज तक खुद को डेवलप नहीं कर पाई। उनका कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, उनकी लीडर्स की आपस की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और सलमान अकरम राजा जो बहरहाल एक संजीदा शख्सियत है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो एक पढ़ा लिखा आदमी जो किसी असूल को समझता हो, किसी ज़ाब्ते पर चलता हो, किसी तरह के ठोस निज़ाम पर यकीन रखता हो, उसका गुजारा पीटीआई भी नहीं है। और पीटीआई मतलब है कि सलमान अकरम राजा जैसा सीनियर आदमी अगर इस फैसले पे मजबूर हो गया है कि वो पार्टी की सरगर्मियों से, ओहदे से खुद को अलग कर ले, तो जाहिर है कि सलमान अकरम राजा कोई मामूली किसी पीटीआई के कोई एमपी है या मामूली किसी एमएनए से इख्तलाफ की बुनियाद पे तो इतना बड़े ओहदे से आदमी इस्तीफा नहीं देता। जाहिर है कि ये जो वाक़या जिसकी तरफ इशारा किया है सलमान अकरम राजा ने, इसका ताल्लुक जो है वो पार्टी की सीनियर तरीन जो क़यादत हो सकती है या उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हलीमा खान से उनके इख्तलाफात हो सकते हैं, ग्रुप बंदी का शिकार उन्हें किया गया, तंग किया गया, जिसकी वजह से मजबूर होकर तंग आके उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया। तो बुनियादी तौर पे बानी पीटीआई से ये तवक्को लगाना, वो तमाम लोग जो ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो मुल्क को ठीक कर देंगे और निज़ाम हुकूमत चला लेंगे, तो वो उनके लिए ये एक नसीहत है। यानी एक तो ये कि जब उनके पास हुकूमत थी तब भी उन्होंने हुकूमत जिस तरह से चलाई पंजाब में, पख्तूनख्वा में, वफाक में, उसकी मिसालें महमूद खान हैं, उसकी मिसालें उस्मान बुज़दार है, उसकी मिसालें खुद वफाक है। यानी कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर अंदाज में उन्होंने हुकूमत चलाई, गवर्नेंस थी ही नहीं उस दौर में। तो यानी किसी भी निज़ाम को चलाना उनके बस से बाहर है। हुकूमत में आके हुकूमत नहीं चला सके, अपोजिशन में जाके वो अपनी पार्टी नहीं बना सके, ना चला सके, और ये तवक्को करना कि दोबारा से आके वो पार्टी बना लेंगे, चला लेंगे या निज़ाम हुकूमत को चला लेंगे, ये एक किसी दीवाने की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इसका अकल और होश से बहरहाल कोई ताल्लुक नहीं है। ये रही है एक बात। लेकिन इसकी दूसरी तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि एक शख्स जो करीब 2 साल से जेल में है, उसको बाहर आने की इजाज़त नहीं है, उसे कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं है, उसके पास पार्टी नाम की कोई चीज़ ही बाकी नहीं बची, थी ही नहीं, वो खड़ा ही नहीं कर सका किसी पार्टी को, दावे के निभाते हैं। मिसाल के तौर पे इसी इंतज़ाम में जो मौजूदा इसमें इंतज़ाम है, इसमें आप देख लीजिए कि जो नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, उनका काम बोल रहा है, उन्हें खुद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी अभी बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के जो नए मुआहदे साइन हुए हैं और जो अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप होती हमें दिखाई दे रही है, ये एक तारीख साज कारनामा है। फील्ड मार्शल ने जिस तरह से सफारतकारी दुनिया भर में, खासतौर पर अमेरिका और चीन के साथ जिस तरह पाकिस्तान को दोबारा से दुनिया के स्टेज पर एक सेंटर जो पोजीशन है वो दिलवाई है, सबके सामने पूरी दुनिया उसकी गवाही दे रही है, दुनिया उसकी गवाही दे रही है। तो जो लोग काम करते हैं, जिनका एक टारगेट होता है, वो खामोशी से अपना काम करते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और उनके काम की गवाही दुनिया देती है। और जो लोग नालायक होते हैं, उसी निजाम के अंदर बैठे हैं लेकिन नालायक हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं जिनकी मैंने आपको मिसालें दी हैं कि ना काम करते हैं, अपने काम में ना बयानियां बना पाते हैं, ना लोगों में जा पाते हैं, ना किसी की सियासी मकबूलियत का मुकाबला कर पाते हैं, और जब उनसे वजाहत मांगी जाए तो इस तरह की बंकियां मारते हैं, इस तरह की मतलब लाजानी किस्म की बातें करके जान छुड़ा लेते हैं।